गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम अंतराल के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है सार्वत्रिक समुच्चय और घात समुच्चय। घात समुच्चय से हमारा क्या तात्पर्य है? घात समुच्चय से हमारा क्या तात्पर्य है कि घात समुच्चय होता क्या है? घात समुच्चय, यदि किसी समुच्चय के, हमने पढ़े थे उप समुच्चय, तो किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय, जैसे एक्चुअली यदि मैं a इज इक्वल टू a कॉमा बी, ये कोई समुच्चय लेता हूं, a इज इक्वल टू a कॉमा बी, तो a इज इक्वल टू यदि a कॉमा बी हम कोई समुच्चय ले रहे हैं, तो इसके उप समुच्चय कौन कौन से हो सकते हैं? a, b, ए बी और 5, यही हो सकते हैं, ए बी, ए कॉमा बी और 5। तो किसी भी समुच्चय का जो घात समुच्चय होगा, वो घात समुच्चय क्या होगा? किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय। यदि इन उप समुच्चयों को हम अवयव बना दें, अवयव कैसे बन सकते हैं? अवयव बन गए, अब क्या हो गए? ये समुच्चय के अवयव हो गए। तो यानी किसी, जैसे मान लो ए है, तो ए के घात समुच्चय को किससे व्यक्त किया जाएगा? P ऑफ ए। किससे व्यक्त किया जाएगा? P ऑफ ए। तो P ऑफ ए यानी पावर सेट बोलते हैं इसे, पावर सेट। पावर सेट यानी घात समुच्चय। तो किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय ही उस समुच्चय का क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। तो घात समुच्चय यानी क्या हो गया? दिए गए समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय। अब हमसे कोई यह पूछना चाहे कि किसी समुच्चय के घात समुच्चयों में, किसी समुच्चय के घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे? तो जितने समुच्चय के उप समुच्चय होंगे उतने ही अवयव होंगे। यानी हम किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं? पिछली वीडियो में बताया था मैंने, 2 की पावर n द्वारा, 2 की पावर n द्वारा, जहां पर n क्या है? दिए गए समुच्चय में अवयवों की संख्या। n क्या है यहां पर? दिए गए समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो यानी इस अगर हम देखें तो इसके कितने उप समुच्चय बनने चाहिए थे? 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 1 2 3 एंड 4। तो इसके घात समुच्चय में कितने अवयव हो गए? 4 अवयव हो गए। तो ये क्या कहलाएगा? किसी भी समुच्चय का घात समुच्चय। घात समुच्चय, ध्यान से, ये परिभाषा कई बार 1 नंबर में पूछी जाती है कि घात समुच्चय को परिभाषित कीजिए। आपके 11th क्लास में, हाफ ईयरली में, ईयरली में कई बार पूछी गई है। और इस वक्त तो पढ़ते वक्त तो सब बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से याद रहता है कि किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है? उसका घात समुच्चय। लेकिन जब एग्जाम में मैंने जब कॉपियां चेक की तो मुझे उसमें डिफरेंट आंसर मिले, और ऐसे आंसर को उनको देख के तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। एक लाफिंग जो आपकी कंडीशन होगी, उसे देख के हंसोगे आप। क्या लिख रहे थे बच्चे? यदि किसी समुच्चय के ऊपर घात चढ़ा दी जाए, अब ऐसा समुच्चय कौन सा इसके ऊपर घात चढ़ाओगे कैसे? ठीक है, घात समुच्चय। और एक कह रहा था कि ये समुच्चय में घात दी गई हो और उसमें से ये समुच्चय घात के रूप में दिया गया हो तो वो घात समुच्चय कहलाएगा। एक ने कहा कि समुच्चय वो घात में से, समुच्चय में से घात कम कर दी जाए। अरे भाई, समुच्चय में घात होती कहां है? घात क्या होती है? पावर होती है। ठीक है, तो पावर तो होती नहीं समुच्चय में। अभी तक अपन ने एक भी समुच्चय ऐसा पढ़ा जिसमें पावर थी? नहीं थी। तो यानी इस परिभाषा को अभी ध्यान रखें, और लास्ट टाइम जब आपको नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा, उन नोट्सों में आपको डेफिनेशंस रहेंगी, तो उन डेफिनेशंस को याद रखें। किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना लास्ट, इस जो है एक्सरसाइज 1.3 से पहले का, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय। अब इससे हमारा क्या तात्पर्य है? सार्वत्रिक, हम कहते हैं कि ईश्वर सार्वत्रिक है, यानी सर्वत्र विद्यमान है। सार्वत्रिक से मीन्स क्या है? जो सभी जगह विद्यमान हो। तो यानी ईश्वर जब सब जगह विद्यमान है, तो सार्वत्रिक समुच्चय का क्या मीन्स है? कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए सभी अवयव, जो है समुच्चयों के अवयव विद्यमान हो। जैसे a इज इक्वल टू a कॉमा बी, b इज इक्वल टू c कॉमा d,
C इज इक्वल टू E कॉमा F। ये क्या है आपके तीन प्रकार के समुच्चय ले लिए मैंने, A ले लिया, B ले लिया, C लिया, तीन समुच्चय ले लिए। तो अब मुझे सार्वत्रिक इन तीनों समुच्चयों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें इन तीनों समुच्चयों के समस्त अवयव विद्यमान होंगे। चाहो तो अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट से हमारा क्या तात्पर्य है, यानी जो जिसमें दिए गए समुच्चयों के सभी अवयव विद्यमान हो। तो यानी यूनिवर्सल, तो इसे हम किससे व्यक्त करेंगे, कैपिटल यू से। किससे व्यक्त करेंगे, कैपिटल यू से। अब u इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, A B C D E F, इतना ले सकते हो, और भी एक्स्ट्रा दो अवयव डाल दो। यहां तक भी होता तो भी ये सार्वत्रिक समुच्चय होता, क्योंकि इसमें इनके सारे अवयव विद्यमान है। यानी A B C के लिए u क्या हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय, यानी इनके सभी अवयव इसमें विद्यमान होने चाहिए, तब u क्या कहलाएगा, उन सब समुच्चयों के लिए क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। यानी घात समुच्चय किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। यूनिवर्सल सेट दो या दो से अधिक समुच्चय दिए गए हों और एक ऐसा आपका समुच्चय विद्यमान हो जिसमें उन सभी समुच्चयों के सभी अवयव विद्यमान हो, तो दूसरा जो समुच्चय वो उन सभी समुच्चयों के लिए क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। ये आपका एक्सरसाइज 1.3 से पहले की थ्योरी खत्म होती है। अब देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं आपके सामने 1.3 के। अभी इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, अब उनमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि समुच्चय कब होता है, उपसमुच्चय कब होगा। उपसमुच्चय क्या होता है, यदि दो समुच्चय दिए गए हों, एक समुच्चय के सभी दूसरे समुच्चय में विद्यमान हो, तो दूसरा समुच्चय पहले वाले के लिए क्या हो जाता है, उपसमुच्चय हो जाता है। ठीक है, वो पहला वाला दूसरे के लिए, और दूसरा वाला क्या हो जाता है, अधिसमुच्चय हो जाता है। ठीक है, जिसने भी ये वीडियोस नहीं देखी हैं वो लास्ट वीडियोस जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थानों में उपसमुच्चय है अथवा उपसमुच्चय नहीं है का चिन्ह भरना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट दिया हुआ है 2 3 4, रिक्त स्थान दिया हुआ है 1 2 3 4 5। क्या ये वाला इसका उपसमुच्चय है? देखो इसके सभी अवयव इसमें विद्यमान दिखाई दे रहे हैं, तो यानी ये वाला जो समुच्चय है वो इसका क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। ये उपसमुच्चय का चिन्ह होता है सी जैसा जो होता है। ठीक है, तो यानी ये पहला वाला समुच्चय इसका उपसमुच्चय है। सेकंड है ए बी सी एंड बी सी डी। अब जरा देखें बी और सी तो विद्यमान है लेकिन ए विद्यमान नहीं है। यहां पर ए बी सी डी होता तो ये उपसमुच्चय हो जाता, लेकिन हमें तो सारे अवयव विद्यमान चाहिए, एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, तो इसलिए ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा, इसको काट देंगे। तो ये नॉट सबसेट का साइन होता है, यानी उपसमुच्चय नहीं है। थर्ड है आपका समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है x सच दैट x आपके विद्यालय की कक्षा, आपके विद्यालय की कक्षा 11th का विद्यार्थी है। और दूसरा दे रखा है, यहां डैश यहां लगा देता हूं, दूसरा दे रखा है x सच दैट x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी है। अब एक बात बताओ, विद्यालय में तो सभी विद्यार्थी आ गए 1 to 12,
सारे विद्यार्थी, क्या उसमें 11th के सारे विद्यार्थी आ रहे होंगे विद्यालय में? आएंगे कन्फर्म भाई? 11th क्लास के 1 to 12 भाई विद्यालय में तो सारे बच्चे काउंट हो जाते हैं, फर्स्ट टू लगा के 12th, बल्कि एलकेजी यूकेजी नर्सरी से मिला के 12th तक के सारे बच्चे काउंट हो जाते हैं। तो उसमें 11th के विद्यार्थी सारे होंगे, 11th के सारे विद्यार्थी होंगे, तो हमारा जो उपसमुच्चय की कंडीशन क्या कहती है कि एक समुच्चय के सभी अवयव विद्यमान होने चाहिए। तो 11th के सभी अवयव पूरे विद्यालय में होंगे या नहीं होंगे? तो ये क्या हो जाएगा? इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। फिर आपका फोर्थ, x such that x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। फिर डैश 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 दूसरा दे रखा है x such that x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक इकाई है। अब देखो, यदि ये समतल में स्थित जो वृत्त हैं, तो वृत्त तो किसी भी उनकी त्रिज्या कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है। लेकिन यहां पर जो वृत्त है उनकी सबकी त्रिज्या कैसी है? केवल एक इकाई है। अगर हम देखें तो ये इसका उपसमुच्चय हो सकता है, ये इसका उपसमुच्चय नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो यानी इस वक्त क्या हमें तो इसके बारे में पूछा गया, तो इसके बारे में ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि ये क्या है? इसका अधिसमुच्चय, क्योंकि ये वाले सारे अवयव इसमें विद्यमान है, क्योंकि इसमें तो डिफरेंट त्रिज्या वाले वृत्त हैं, और यहां पर तो केवल वह वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या क्या है? एक इकाई है। तो ये आपका कैसा हो गया? ये समुच्चय छोटा हो गया, इसमें अवयव कम हो गए, इसमें बहुत सारे अवयव हो गए। तो यानी ये इसका उपसमुच्चय हो सकता है, ये इसका उपसमुच्चय नहीं हो सकता। फिर आपका फिफ्थ, आता है इसका x such that x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। फिफ्थ नंबर है ना? हाँ, x such that x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। बिल्कुल त्रिभुज जानते हैं, जिसमें क्या हो? 3 भुजाएं हो, वो त्रिभुज होगा। फिर उसने दूसरा दिया हुआ है x such that x किसी समतल में स्थित एक आयत है। अब देखो यहां पर त्रिभुज और आयत, त्रिभुज कैसा होता है? जिसमें 3 भुजाएं हो। आयत कैसा होता है? जिसमें 4 भुजाएं हो। तो दोनों की कैटेगरी अलग अलग हो गई। जैसे कि हम पूछें कि भाई ये शेर और भैंस में से कौन किसका उपसमुच्चय है, तो शेर की अलग कैटेगरी हो गई, भैंस की अलग कैटेगरी हो गई। दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए। जब अलग अलग हो तो समान तो कोई चीज मिलेगी नहीं, तो यानी यहां पर भी यहाँ त्रिभुज हो गए, यहाँ आयत तो कोई दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं है। यहां ये कहता कि समबाहु त्रिभुज है, यहां कहता विषमबाहु त्रिभुज है, तो कुछ देखते। ठीक है? तो यहां पर फिलहाल तो दोनों कैसे हैं? अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे का उपसमुच्चय हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। फिर नेक्स्ट आता है vi 6 x such that x किसी समतल में स्थित
किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। ये एक्सरसाइज 1.3 चल रही है अपनी। समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। फिर दूसरा दिया हुआ है x such that x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब देखो त्रिभुज कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। ठीक है। वैसे मैंने क्लास में जब भी पूछा तो मुझे कभी 6 प्रकार के मिले, कभी 7 प्रकार के, कभी 8 प्रकार के बच्चों के अनुसार। लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उन्होंने न्यून कोण त्रिभुज भी पढ़ा है, अधिक कोण भी पढ़ा है, समकोण त्रिभुज भी पढ़ा है। लेकिन न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण ये सब समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु में ही आ जाते हैं। इसीलिए केवल जो आपके त्रिभुजों की जो मेन टाइप्स है वो कितनी है? 3 ही है। कौन कौन सी? समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। ठीक है। तो यानी अब वो कह रहा है कि समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो क्या इस त्रिभुज में समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु सब आ गए? इसमें तो सारे आ गए ना, और इसमें केवल समबाहु है। तो क्या समबाहु इसमें विद्यमान है या नहीं? बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा? ये इसका एक उपसमुच्चय हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है सेवंथ। सेवंथ क्या कहता है? x such that x एक समप्राकृत संख्या है। समप्राकृत संख्या है। x such that x एक समप्राकृत संख्या है। और फिर दिया हुआ है x such that x एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हमारे पास पूर्णांक संख्याओं का ब्यौरा होना चाहिए। पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव में चलती हैं, फिर -1, -2 नेगेटिव, -1 अनंत तक, और इधर प्लस अनंत तक। ये कौन सी होती है? अपनी पूर्णांक संख्या है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जिन्हें जो आपकी 1 से प्रारंभ होती है, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाती है। तो समप्राकृत संख्या कौन सी हुई? 2, 4, 6, 8, 10। क्या ये संख्याएं इसमें विद्यमान है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में सब आ रही है, 1, 2, 3, 4। अब इसमें तो केवल 2, 4, 6 आ रही है, तो ये तो है ही यहां पर। ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे अवयव पूर्णांक में, तो ये सारे अवयव इसमें विद्यमान है। जब सारे अवयव इसमें विद्यमान है तो ये इसका क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय हो जाएगा। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। अब हमें देखना है, यानी वो उसने हमें उपसमुच्चय का और उपसमुच्चय है और उपसमुच्चय नहीं है, इन दोनों के चिन्ह लगा के दे रखे हैं। तो हमें पहचानना है कि ये कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो हम देख लेंगे, यदि उपसमुच्चय है और उपसमुच्चय का चिन्ह लगा रखा है तो सत्य होगा, और नहीं है और नहीं के लगा रखा है तो भी सत्य होगा, और है और नहीं के लगा रखा है तो असत्य, और नहीं है और है का लगा रखा है तो भी असत्य। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट में क्या कह रहा है? a, b is not subset of b, c, a। क्लियर दिख रहा है? असत्य, क्योंकि ये तो उपसमुच्चय है, a, b विद्यमान है कि नहीं, और इसने क्या चिन्ह लगा रखा बीच में कि उपसमुच्चय नहीं है, जबकि क्या होना चाहिए? उपसमुच्चय होना चाहिए। तो इसने उपसमुच्चय यानी गलत लगा रखा चिन्ह इसने, तो ये कथन कैसा हो गया? असत्य। सेकंड दे रखा है a, e is subset of x such that x
अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अब देखो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर से रोस्टर रूप लिखना चाहते हैं, ए ई आई ओ यू, ये लिख दिए रोस्टर रूप ए ई आई ओ यू, यानी इस भाषात्मक रूप को अवयवों के रूप में क्या लिखना क्या कहलाती है, इसकी रोस्टर फॉर्म। ठीक है, जो ये तो होता है समुच्चय निर्माण रूप, और ये आपकी रोस्टर विधि या सारणी विधि, जिसमें समुच्चय को अवयवों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, और भाषात्मक रूप में प्रदर्शित किसमें किया जाता है, समुच्चय निर्माण विधि में। ठीक है, तो देखना क्या ए कोमा ई विद्यमान है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब जो चिन्ह दे रखा है वो कैसा दे रखा है, सत्य दे रखा है, इसका मतलब ये कथन कैसा हो गया, सत्य। थर्ड है 1 2 3 is subset of 1 3 5। 1 और 3 तो है लेकिन 2 नहीं है, हमें तो 5 होने से कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 होने से दिक्कत हो रही है। अगर 2 होता 1 2 3 5 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्या हो जाता, उपसमुच्चय हो जाता, लेकिन फिलहाल ये उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि 2 जो अवयव है वो दूसरे समुच्चय में विद्यमान ही नहीं है। तो ये कथन, और इसने क्या चिन्ह क्या दे रखा है बीच में, उपसमुच्चय का दे रखा है, तो इसका मतलब उपसमुच्चय का चिन्ह दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, असत्य। असत्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड तक हो गया, क्योंकि ये भी आपका उपसमुच्चय नहीं है, और इसने क्या दे रखा है, उपसमुच्चय दे रखा है, इसलिए ये कथन कैसा है, असत्य है। फोर्थ पर आते हैं, फोर्थ दे रखा है ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी। क्लियर दिखाई दे रहा है, इसका एक ही अवयव है, वो भी इसमें विद्यमान है, तो ये कथन कैसा हो जाएगा, सत्य। फिफ्थ आता है ए बिलोंग्स टू ए बी सी। ध्यान रखना ये कथन असत्य है, क्योंकि ये पूरा अवयव इसमें विद्यमान नहीं है। ये इस वक्त अब आपको समुच्चय नहीं दिखाई दे रहा है, इस वक्त ये क्या है, यहां पर ये चिन्ह आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अवयव हो गया, क्योंकि ये चिन्ह हम किसके लिए लगाते हैं, विद्यमान होने के लिए और विद्यमान नहीं होने के लिए काट देते हैं इसको। ठीक है, तो यानी ये पूरा अवयव, यानी ये सत्य कब होता, जब इस तरीके से होता, तो ये कथन कैसा हो जाता, सत्य हो जाता, यानी ये पूरा अवयव इसमें क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। इस वक्त ये चिन्ह आ गया, अगर ये वाला होता तो पहले क्वेश्चन बन जाता। बस इन दोनों में अंतर क्या है, चिन्ह का। ये वाला चिन्ह किसके लिए लगाते हैं हम, विद्यमान होने के लिए, तो ये अवयव इस समुच्चय में विद्यमान होना चाहिए। तो इस कब होता, जब इस रूप में होता है, तो ये इस समुच्चय में ये पूरा अवयव विद्यमान होता। तो इस वक्त ये अवयव इसमें विद्यमान नहीं है, तो इसलिए ये कैसा हो गया, असत्य हो गया। नेक्स्ट अपना लास्ट 6 में समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है हमें, x सच दैट x संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। x सच दैट x संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। सम प्राकृत संख्या है। x सच दैट x जो है संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। दूसरा दिया हुआ है इज सबसेट ऑफ x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है
जो संख्या छत्तीस को विभाजित करती है, विभाजित करती है, x दैट x एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। अगर मैं इसको ऐसा करता हूं, पहले दोनों को रोस्टर रूप लिख देता हूं आपके सामने, तो रोस्टर रूप कैसा होगा, यहां लिख देता हूं रोस्टर रूप, ऊपर से मिटा ही देता हूं तो बोर्ड में बीच में क्लियर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का रोस्टर रूप लिखना चाहे हम, तो रोस्टर रूप यानी पहला तो हो जाएगा x सच दैट x संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है, तो 2 और 4, केवल 2 ही बची, 2 और 4। फिर इस सबसेट ऑफ दे रखा है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। अब संख्या 36 को विभाजित करने वाली संख्या लिखो, 1 विभाजित कर देगी, 2 विभाजित कर देगी, 3 विभाजित कर देगी, 4 विभाजित कर देगी, 6 विभाजित कर देगी, फिर आपके 6 के बाद 8 10 12 विभाजित कर देगी, और 12 के बाद 14 15 16 17 18 विभाजित कर देगी 36 को, और इसके बाद एक 9 और रह गया, 9 भी विभाजित कर देता है, 12 और 12 के बाद फिर 18 ही है, 13 नहीं होता, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18, फिर 19 नहीं है, 20 नहीं है, फिर तो सब आगे पहुंच जाएंगे, फिर डायरेक्ट लास्ट है 36। ये सब प्राकृत संख्याएं हैं जो 36 को विभाजित करती हैं। इनके अलावा और तो कोई प्राकृत संख्या नहीं बची जो 36 को विभाजित करती हो। तो ये इन सब में देखो 2 और 4 विद्यमान है क्या, नहीं, बिल्कुल है। इसका हमने केवल रोस्टर रूप लिखा है अवयवों के रूप में, तो यानी ये कथन कैसा हो गया, सत्य हो गया। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऑप्शंस भी अच्छे पूछे गए हैं। आपका टेस्ट होगा तब आपको और भी अच्छे क्वेश्चंस मैं खुद बना के दूंगा। वैसे भी राजस्थान बोर्ड इस बार 40% सिलेबस कम कर रहा है आपका, तो अभी शुरुआत के चैप्टर ही पढ़ रहे हैं अपन। 40 चैप्टर नहीं, लगभग 16 चैप्टर हैं आपके, 16 में से 40% हो गए आपके, 4 चौके 16, लगभग आपके 5 से 6 चैप्टर हट जाएंगे, पीछे से हटेंगे 5 से 6 चैप्टर, यानी 10 चैप्टर है अपने पास। आपने 10 चैप्टर पढ़ने और मार्च तक का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, यह है अपना क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए कि a इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1 2 3, 4 एंड 5, यानी ये 3, 4 ध्यान रखना एक ही अवयव है, जहां भी मिलेगा इसी रूप में मिलेगा, ऐसे नहीं अलग से 3 मिल जाए अलग से 4 मिल जाए। यानी ये क्या एक बॉक्स बन गया, बॉक्स के अंदर क्या आपने को नहीं पता, ये बॉक्स जहां भी मिलेगा एज इट इज मिलना चाहिए। सबसे पहला दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन। अब हमें बताना है कि वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों, वो हम बताएंगे क्यों सही नहीं है। ये सबसे पहला दिया हुआ 3, 4 इज सबसेट ऑफ ए, 3, 4 इज सबसेट ऑफ ए। क्लियर दिखाई दे रहा है ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि ये सत्य कब होता, जब मैं इसको इस तरीके से लिखता, इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि अब तो फिलहाल तो ये क्या है एक अवयव है, और अवयव के लिए उपसमुच्चय का चिन्ह नहीं आता, किसका आता, विद्यमान होने का। अवयव के लिए कौन सा चिन्ह आता है, विद्यमान होने का या विद्यमान नहीं होने का। तो ये तो क्या है मैंने अभी बताया क्या है, बॉक्स है,
तो ये बॉक्स तो क्या होना चाहिए, अब उपसमुच्चय बनने के लिए क्या होना चाहिए, एक महिला कोष्ठक और आना चाहिए, तब क्या होता है, ये सत्य होता है। फिलहाल क्या है, ये असत्य है। और क्यों है, क्योंकि ये क्या है, आपका एक अवयव है, ना कि आपका उपसमुच्चय। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड दिया हुआ है इसका 3,4 बिलोंग्स टू ए। अब सही दिया हुआ है क्योंकि ये एक अवयव है और ए में विद्यमान है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये अवयव इसमें समुच्चय ए में पूर्णतया विद्यमान है। फिर दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन, जो मैंने अभी आपको बताया वही थर्ड ऑप्शन में दे रखा है 3,4 इज सबसेट ऑफ ए। अब तो सही है क्योंकि ये इसका एक उपसमुच्चय हो गया और उपसमुच्चय है बिल्कुल, तो यानी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा ये। फोर्थ है 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सत्य है, 1 है या नहीं, ये रहा, बिलोंग्स टू का चिन्ह दे रखा है, उपसमुच्चय का नहीं दे रखा है, तो सत्य है। फिर दे रखा है इसने फिफ्थ 1 इज सबसेट ऑफ ए, 1 इज सबसेट ऑफ ए। अभी अपन ने ऊपर ही देखा है वो सत्य है, तो ये क्या होगा, असत्य होगा। क्लियर, क्योंकि 1 के लिए क्या होना चाहिए, महिला कोष्ठक और होना चाहिए था, तब तो ये क्या हो जाता है, इसका उपसमुच्चय हो जाता, क्योंकि समुच्चय को हम सदैव महिला कोष्ठक से दर्शाते हैं। उसके अलावा हम उसको जो अगर हम सिंगल रूप में दर्शा रहे हैं तो किसको दर्शा रहे हैं, उसके अवयवों को दर्शाया जा रहा है। किसको दर्शाया जा रहा है, उसके अवयवों को। तो ये कैसा हो गया, असत्य, क्योंकि 1 इसका उपसमुच्चय है ही नहीं, 1 तो केवल इसमें विद्यमान है। फिर आपका 1 to 5 इज सबसेट ऑफ ए, 1 to 5 इज सबसेट ऑफ ए। देखो 1 to 5 क्या उपसमुच्चय बनेगा इसका, एक बिल्कुल बनेगा, सारे अवयव विद्यमान दिखाई दे रहे हैं ऊपर, देखो, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर आता है 7th 1 to 3 is subset of A, 1 to 3 is subset of A। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन कैसा है आपका, 1 to 3, यानी 3 तो अवयव है ही नहीं, ये तो पूरा बॉक्स है, 3 तो अलग से कोई अवयव दिया ही नहीं है, तो ये आपका उपसमुच्चय नहीं है, तो ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 7th के बाद 8, 1 2 3 ये होगा 6 7th हो गया 1 to 5, कोई एक छूट गया क्वेश्चन, 3,4 इज सबसेट ऑफ ए, ये कर लिया अपन ने, 3,4 बिलोंग्स टू ए, ये हो गया 3,4, ये हो गया सबसेट ऑफ ए, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 इज सबसेट ऑफ ए, ये हो गया 5th तक। 6 है आपका 1 to 5, ठीक है 1 to 5। 7th हो गया, 7th अपना एक छूट रहा है, 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, 7th ये था, ये 8th है, ये 8th है, 7th यहां लिख देता हूं, 7th छूट रहा है अपना, वो दे रखा 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। तो ये पूरा बॉक्स कहीं दिखाई दे रहा है क्या पूरे समुच्चय में, ये पूरा बॉक्स, क्योंकि ये एक अवयव हो गया इस वक्त, क्योंकि चिन्ह कैसा आ रहा है, विद्यमान होने का, और ये चिन्ह कब आता है, अवयव के लिए, तो अवयव ऐसा पूरा अवयव तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा हमें, पूरा बॉक्स, ये कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। 8th हो गया। अब 9th देखते हैं, 9th दिया हुआ है इसमें
फाई बिलोंग्स टू ए, फाई बिलोंग्स टू ए, फाई अवयव कहीं दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें? नहीं दिखाई दे रहा, तो ये कैसा कथन हो गया? असत्य। कैसा हो गया ये? असत्य हो गया। नेक्स्ट आता है 10th, 10 में क्या कह रहा है? फाई इज सबसेट ऑफ ए। बिल्कुल सही है, क्योंकि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? उपसमुच्चय, क्योंकि रिक्त समुच्चय में कोई अवयव होता ही नहीं है, तो इसलिए वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। तो ये कथन अपना सही है, तो क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। फिर लास्ट अपना है xi 11 फाई इज सबसेट ऑफ ए, फाई सबसेट ऑफ ए। तो इसकी बात करें तो यहां पर जो है आपको फाई क्या इस वक्त ये दिया हुआ है, फाई सबसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब फाई क्या होना चाहिए? इसका अवयव होना चाहिए था, लेकिन यहां पर फाई कोई अवयव दिया ही नहीं है, तो ये कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।